जब हम दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज़ की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि वो वॉल्टन फैमिली में से होंगे या सऊदी रॉयल फैमिली में से होंगे। मगर हाँ, उनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर वो 100% फैमिली बिजनेस नहीं चलाते आज, क्योंकि वॉलमार्ट एक पब्लिक कंपनी है और जो आधी कंपनी है वो इन्वेस्टर्स के पास है। उसी के साथ सऊदी रॉयल फैमिली की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो डिक्टेटरशिप में आती है, ना कि फैमिली बिजनेस में। तो इसी वजह से जो 100 बिलियन डॉलर का एक संघ बनाया उन्होंने सबने मिलके, जो कि एक ही फाउंडिंग फैमिली को बिलोंग करती है, वो है फेमस कूच ब्रदर्स। आज दोनों वारिस, उनके पास 122.6 बिलियन की नेटवर्थ है। तो इसी के साथ जान लेते हैं कि किस तरह से कोच ब्रदर्स सबसे बड़ी सबसे अमीर प्राइवेट फैमिली बिजनेस को चला रहे दुनिया की। सारी चीज़ों की शुरुआत सितंबर 23, 1900 को हुई, जहां पर फ्रेड चेस कोच का जन्म हुआ कुना, टेक्सास में। फ्रेड के पिता हैरी कोच एक डच इमिग्रेंट थे, जो कि एक प्रिंटर की शिक्षा देने वाले में काम करते थे नेदरलैंड्स में। हैरी जो है वो इमिग्रेंट थे यूएस के, और अमेरिकन उनका सपना था कि वो ट्रिब्यून चीफ न्यूज़पेपर को खरीदेंगे जब वो अमेरिका आएंगे। उन्होंने ऐसा किया, तो इसकी वजह से उनके परिवार को अच्छी ज़िंदगी तो मिली, मगर ज़्यादा कुछ बदला नहीं, क्योंकि फ्रेड ने राइस यूनिवर्सिटी 1917 में ज्वाइन करी, जहाँ पे उन्होंने 2 साल बिताए MIT यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होने के बाद। फ्रेड ने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री MIT में कंप्लीट करी 1922 में। उसके बाद वो काम में जुड़ गए। फ्रेड को एक जॉब मिली टेक्साको में एक केमिकल इंजीनियर की, तो उन्होंने एक जॉब से दूसरी जॉब पे गए, अलग अलग कॉर्पोरेट की सीढ़ियों पे काम करते रहे, मगर हर बदलाव के साथ कुछ ही सालों में फ्रेड ने एक जॉब सिक्योर कर ली चीफ इंजीनियर की मेडवे ऑयल एंड स्टोरेज कंपनी में। तो ये ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी जॉब है, मगर फ्रेड जो है अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उनको अपने फादर के पैरों पे चलना था और खुद की कंपनी बनानी थी। तो 1925 में उन्होंने अपने क्लासमेट से बात करी MIT में जो था, जिसका नाम था कीथ, जिसने उसकी खुद की कंपनी खोली थी, कीथ विंकलर इंजीनियरिंग कंपनी। कीथ ने वो बिज़नेस छोड़ दिया और कंपनी जो है सिर्फ फ्रेड के हाथों रह गई, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी थी वो ऑयल इंडस्ट्री में। फ्रेड को ऐसी चीज़ें सोचनी थी जिसकी वजह से बाकी बड़े प्लेयर्स के साथ वो कम्पीट कर सके। पहले स्टेप में तो उनकी ये चीज़ थी कि एक डेवलप करना चाहते थे वो ऐसा थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस जहाँ पर छोटी रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को गैसोलीन में बदल सके। बड़ी ऑयल कंपनियों को इस बात की भनक लगने के बाद उन्होंने फ्रेड पर मुकदमा चला दिया। उन्होंने 44 लॉसूट करी फ्रेड के अगेंस्ट, इसकी वजह से बहुत सालों तक वो दबे रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो सारी लॉसूट्स थी वो बेमतलब की थी, जिसकी वजह से वो बस यही चाह रहे थे कि फ्रेड को बिजनेस से हटा सके। फ्रेड ने हर लॉसूट को जीता। 43 लॉसूट जीतने के बाद टोटल 44 लॉसूट्स में से, मगर जो एक ये चीज़ पता चली कि जो एक लॉसूट वो हारे थे उसमें उस जज को रिश्वत दी गई थी, तो इसकी वजह से वो सारे के सारे जीते थे। मगर क्योंकि उन पे ये मुकदमा चला, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया बिजनेस चलाना यूएस में। तो वो अपनी इन्वेंशन को सोवियत यूनियन ले गए। पहले तो फ्रेड को पता था कि जब सोवियट्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वो उन्हें पैसे नहीं देंगे, मगर फ्रेड ने डिमांड की कि उन्हें पहले ही पैसे देने चाहिए। इसकी वजह से सोवियत ये बात मान गए, और 1929 में फ्रेड ने सोवियत ऑफिसर्स के साथ अपनी 15 ऑयल रिफाइनरीज को और सोवियत यूनियन में काम करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोल्शेविक के इंजीनियर्स को भी ट्रेन किया किस तरह से वो इस रिफाइनरीज को चला सकते हैं। आने वाले कई सालों तक ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप काफ़ी अच्छे से चल रही है। फ्रेड ने $5 लाख कमा लिए थे, मगर जब सोवियत को चीज़ों के बारे में पता चलने लगा तो उन्होंने फ्रेड को निकाल दिया। स्टालिन ने कूच के एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला, जिसकी वजह से फ्रेड सोवियत यूनियन से बाहर चले गए और उन्हें इस कोलैबोरेशन का बहुत पछतावा हुआ। घर वापस आए तो फ्रेड अभी भी लॉसूट से लड़ रहे थे, तो इसकी वजह से वो बाकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पे देखने लगे और वो जर्मनी आ गए। जर्मनी क्योंकि बहुत सारे पागल लोगों की वजह से चल रहा था और जिनके पागल ख्याल होते थे, इसके वजह से ये चीज़ में तो कमी नहीं थी कि कंपनी जो है प्रोग्रेस कर पाती अच्छे वहाँ पे कंट्री में। इसकी वजह से फ्रेड उस अपॉर्चुनिटी को देखकर आ गए अपनी मैसिव रिफाइनरी बनाने के लिए हैम्बर्ग में, जो पर्सनली अप्रूव करी थी हिटलर ने खुद ने। इसकी वजह से जो कूच फैमिली है उसने ये जो हिस्सा है स्टोरी का वो छुपाना चाहा ऑब्वियस रीजंस की वजह से, मगर क्योंकि फ्रेड बार बार जर्मनी विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है कि जर्मनी एक बहुत बड़ा पार्ट था उनके बिजनेस का 1930 में। एक फैक्ट की बात करें, अफवाहें कहती है कि फ्रेड हिंडनबर्ग में चढ़ने वाले थे उनकी जर्मनी की ट्रिप्स में, मगर एक शेड्यूलिंग के डिले की वजह से उनको उस एक्सीडेंट से बचा लिया गया। मगर 1930 के आखिर तक फ्रेड ने सारी कमिटमेंट जो थी वो जर्मनी के साथ पूरी कर ली और चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
फ्रेड काफ़ी अमीर बन चुके थे उनके बिजनेस सोवियत यूनियन और जर्मनी में, और वो बहुत सारे इंटरनेशनल कनेक्शन बना पाए थे। इसी समय जो 44 लॉ सूट्स थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी 15 साल बाद, और इसकी वजह से वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई थी फ्रेड के लिए, क्योंकि वो $1.5 मिलियन जीत चुके थे लॉ सूट्स की वजह से। इसी वजह से ये जो था वो 3 टाइम ज़्यादा था अमाउंट जितना कि स्टालिन ने उनको पे किया था। इस सारे पैसे और कनेक्शंस और एक्सपीरियंस के साथ फ्रेड जो अपना अटेंशन है वो अमेरिकन मार्केट में लेके आए 1941 में, जहाँ पर उन्होंने कूच इंजीनियरिंग कंपनी की शुरुआत करी। आने वाले 20 साल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थे फ्रेड के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टालिन और हिटलर के साथ काम किया था और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज से पीछा छुड़ाया था, और क्योंकि उन्होंने ऑयल कंपनी अमेरिका में भी शुरू करने का इतना सोच लिया था, बड़ा मुश्किल नहीं था फ्रेड के लिए। इसी की वजह से उन्होंने बहुत सारी पार्टनरशिप, एक्विजिशंस, डील्स और बहुत सारी चीज़ें करी। इसकी वजह से अरबपति बन गए बिजनेसमैन वो 1960 तक। इसी के साथ जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी सबसे बड़ा चैलेंज देखा, जब उनको ये लगा कि उनका बिजनेस कौन संभालेगा उनके मरने के बाद, फ्रेड के 4 बेटे थे और वो ये सोच रहे थे कि जब वो बड़े होंगे तो वो अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। मगर ये केस नहीं था, क्योंकि उनके बच्चों ने हालांकि ये तो सोचा कि फैमिली के पैसों को बचाना है, मगर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि बिजनेस खुद चलाएंगे वो, क्योंकि ये चीज़ सच थी उनके सबसे बड़े बेटे फ्रेड को जेआर पर। फ्रेड जेआर ने हार्वर्ड अटेंड किया था, मगर उन्हें एक ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री मिली थी जो कि ज़्यादा सही नहीं थी फैमिली बिजनेस में आने के लिए। मगर फ्रेड जूनियर ने यूएस नेवी ज्वाइन करी ग्रेजुएशन के बाद। इसकी वजह से फ्रेड जेआर एक अच्छी चॉइस नहीं थे, और इसी के वजह से फ्रेड ने अपने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेटे चार्ल्स कूच को लेने का सोचा। चार्ल्स कूच ने भी MIT अटेंड करी थी फ्रेड की तरह, और उनकी भी बैचलर थी जनरल इंजीनियरिंग में और डुअल मास्टर थी न्यूक्लियर और केमिकल इंजीनियरिंग में। मगर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद भी बिजनेस के लिए चार्ल्स जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए। आगे चलकर फ्रेड ने एक चेतावनी दी कि वो कंपनी को बेच देंगे अगर चार्ल्स कंपनी को नहीं चलाते हैं तो कंपनी को ज्वाइन करके। इसकी वजह से चार्ल्स ने कंपनी को ज्वाइन किया 1961 में, और बहुत अच्छी टाइमिंग थी क्योंकि फ्रेड उसके 6 साल बाद 1967 में चल बसे हार्ट अटैक की वजह से। चार्ल्स जो थे वो नए CEO और चेयरमैन बने कंपनी के। कुछ सालों बाद चार्ल्स के भाई डेविड ने भी कंपनी को ज्वाइन किया टेक्निकल सर्विस मैनेजर के उस पर। डेविड ने बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री करी थी केमिकल इंजीनियरिंग में MIT से ही, तो बहुत अच्छे से फिट हो गए। मगर डेविड जो है आगे जाकर नया ऑफिस खोलने वाले थे न्यूयॉर्क में और प्रेसिडेंट बनने वाले थे कंपनी के एक डिवीज़न में। इस पॉइंट पे चार्ल्स ने बहुत अच्छा काम किया था जब बात आ रही थी कंपनी को चलाने की और बिजनेस को ग्रोथ करने की। अपने पिता की मौत के बाद डेविड जो है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बिल ने कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी 1974 तक, मगर वो उन्होंने पूरी कंपनी को हिला के रख दिया था, क्योंकि बिल भी MIT में गए थे और ना कि उनके पास सिर्फ बैचलर और मास्टर्स थी, मगर डॉक्टोरल डिग्री भी थी केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आप ये सोच सकते हो कि वो बहुत अच्छे से फिट होंगे, मगर ये केस नहीं था, क्योंकि चार्ल्स के अकॉर्डिंग बिल को बड़ी लेवल की पोजीशंस चाहिए थी और जो भी डिवीज़न बिल चला रहे थे वो प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो इसकी वजह से उनको ऊपर ले जाना सही नहीं था। बिल को एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिस तरह से चार्ल्स कंपनी के पैसे खर्च कर रहे थे। चार्ल्स अभी भी सुपर कैपिटलिस्ट हैं और सारे सोशलिस्टिक आइडियाज़ पे बात करते हैं, और उनके पिता बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उनको स्टालिन की वजह से। तो चार्ल्स को ऐसा लगा कि कुछ भी अच्छा नहीं आएगा अगर सोशलिस्टिक प्रोग्राम जैसे सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट्स और वेलफेयर की बातें की जाए तो। मगर चार्ल्स क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे फंडिंग करने में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को जो कि ऐसे बातों को बिलीव में करते थे, इसकी वजह से बिल को ये चीज़ पसंद नहीं आई और जो टेंशन थी वो बढ़ने वाली थी क्रिसमस 1979 को, जब बिल ने एक बात फैलाई फैमिली गेट टुगेदर में कि बिल ने ये सजेस्ट किया है क्योंकि सिर्फ चार्ल्स ने जो कंपनी को ग्रो किया इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भाइयों को कोई भी हक नहीं बनता कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। इस पॉइंट पे उनकी माँ अभी भी ज़िंदा थी और वो टेक्निकली कंपनी की ओनर थी। तो बिल ने उनकी माँ से पूछा कि किस तरह से कंपनी का हिस्सा करने वाली है वो, तो उनकी माँ रोने लगी और आगे बात ये हुई कि उनकी माँ ने डिनर टेबल को रोते रोते छोड़ दिया। और उसके बाद ही लास्ट क्रिसमस था जबकि कोच के लोगों ने सारी
चीज़ें साथ में करी। इसके बाद बिल आगे आए और बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स को भी लेके आए अपनी साइड पे, और उसके दूसरे भाई फ्रेड जेआर को भी लेके आए। हालांकि इन दोनों भाइयों ने सबसे कम काम किया था कंपनी के लिए, मगर अब यही कंपनी को चलाना चाहते थे। बिल ने एक तख्ते पलट का प्लान बनाया जिसकी वजह से चार्ल्स को हटाकर वो कंपनी चला सके, मगर चार्ल्स के लिए उनके पास बस इतने ही वोट आए थे कि वो पावर में रह सके। हालांकि बिल का तख्ता पलट तो फेल हो गया था, मगर ये क्लियर था कि कितना बड़ा थ्रेट वो था। तो इसकी वजह से चार्ल्स ने डिसाइड किया कि बिल को वो दे देंगे जो उसे चाहिए होगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। बिल और चार्ल्स ने एक बंच ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बुलाया, जैसे मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैच को। इसकी वजह से वो कूच इंडस्ट्रीज़ की वैल्यू कर सके। 4 जून 1983 ने चार्ल्स ने एक बायआउट किया बिल के लिए और फ्रेड जेआर के स्टेक्स के लिए बिजनेस में। बिल को $470 मिलियन मिले और फ्रेड जेआर को $330 मिलियन मिले। चार्ल्स को ये लगा कि अब इसकी वजह से कंपनी में शांति आएगी, मगर पीस वो भी कम की थी, क्योंकि कुछ सालों बाद बिल वापस से कंप्लेन करने लगे कि उनको कम पैसे मिल रहे हैं उनके स्टेक में इस बिज़नेस के लिए, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी लॉ सूट्स कूच इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कर दी। बिल ने इन लॉ सूट्स को झेला 1990 तक, और जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, इसकी वजह से बिल उसके बाद जाके हार मान गए। मगर बिल जब गए तो उनके पास बहुत सारा पैसा था, मगर उन्होंने अपना रिश्ता चार्ल्स और डेविड के साथ ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर वो कंपनी के साथ रहते तो उनके पास और भी ज़्यादा पैसे आ सकते थे, मगर ये रास्ता बिल ने चुना। इसी बीच चार्ल्स को 42% ओनरशिप मिली कंपनी के, और डेविड को बाकी की 42%। इसी के साथ साथ जो बची हुई 16% है वो उनके पिता के दोस्त हॉवर्ड मार्शल II को मिली। आज कूच इंडस्ट्रीज़ के पास 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है और $115 बिलियन का रेवेन्यू हर साल कमाते हैं। इसके पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो $30 बिलियन ज़्यादा है फेसबुक के रेवेन्यू से। तो ये बात में सरप्राइजिंग नहीं है कि ना तो डेविड ना चार्ल्स एक दूसरे को 62 बिलियन की उससे रह गए। मगर दुख की बात यह है कि डेविड जो है 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, और उनका जो सारा पैसा है वो अब उनकी वाइफ जूलिया मैनेज करती है। चार्ल्स जो दूसरी जगह अभी भी जिंदा है, 85 साल के हो चुके हैं और अभी भी CEO है और चेयरमैन है कूच इंडस्ट्रीज़ के, और वो CEO है 54 सालों से। और ऐसा नहीं लगता कि चार्ल्स और बिल कभी भी अच्छी चीज़ें साथ में कर पाते हैं, मगर क्योंकि वो अलग अलग रहते थे 1979 के से। और ये है कहानी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बिजनेस की। क्या आपको लगता है कि बिल की लड़ाई जस्टिफाइड थी? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा कि आपको लगता है कि फ्रेड सीनियर एक बॉस थे। इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेक कीजिएगा बाकी सारे क्वेश्चंस के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।